आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, विश्व में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां 3 प्रकार की होती हैं, जो वन पहला, घास के मैदान दूसरा और मरुभूमियां तीसरे रूप में है। इसका जो पहला वाला भाग है वन, जो 5 भागों में बटा हुआ था, मैंने इसका पहले वाले वीडियो में डाल दिया था। वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए घास के मैदान और मरुभूमियाँ इस वाले वीडियो में डाला गया है। यानी कि ये तीनों मिला करके एक प्रश्न बनता है, और इस प्रश्न बड़ा होने के कारण इसको 2 भागों में मैंने बांटा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका घास के मैदान से। घास के मैदान भूमध्य रेखीय और मानसूनी प्रदेशों से जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर दूर जाते हैं, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है और जंगल भी कम घने पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से घास और अन्य छोटे पौधे उगते हैं। ये मैदान विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र और मानसूनी प्रदेश, जहाँ पानी ज़्यादा बरस रहा है, जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे पानी की मात्रा कम होगी, तो वहाँ पर क्या शुरू होता है, घास के मैदान। विशेषताएं क्या है कि घास की प्रधानता रहती है, यहाँ की मुख्य वनस्पति घास ही होती है। खुले क्षेत्र होते हैं, ये बड़े बड़े मैदान होते हैं जिसमें पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है। विभिन्न प्रकार के जानवर इसमें पाए जाते हैं, जैसे हिरण, भेड़िए और पक्षी पाए जाते हैं। महत्व क्या है, जैव विविधता। घास के मैदान में जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घास के मैदान में चरवाहे अपने गाय, भैंस या पशुओं को चराने के लिए यूज़ करते हैं। तो तीसरा आता है पारिस्थितिकी तंत्र। घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे कि मिट्टी का क्षरण। अगर जानवरों ने ज़्यादा घास खा लिया, घास हट गया, पानी बरसा या तेज़ हवाएं चली, तो मिट्टी क्या हो जाती है, उड़ जाती है या बह जाती है। तो इससे मिट्टी का क्षरण यानी नुकसान होता है। अधिक चराई से भी घास के मैदानों की वनस्पति और जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी इन मैदानों की संरचना और कार्य प्रभावित हो सकते हैं। फिर आता है आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या सवाना। इसमें आता है ये घास के जो क्षेत्र हैं, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाए जाते हैं। इनका सबसे अधिक विस्तार सूडान, वेनेजुएला, जम्बेजी नदी बेसिन और ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में है। यहाँ छोटी छोटी पत्तियों या कांटे वाले छोटे व मझले वृक्ष पाए जाते हैं। मझोले मतलब छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते। वर्षा ऋतु में घास हरी रहती है। नदियों के तटों से दूर होते ही पुनः सूखी घास के मैदान आ जाते हैं। कहीं कहीं पार्कों की भांति वृक्षों और झाड़ियों के होने के कारण इन घास के मैदानों को पार्क लैंड भी कहते हैं। ये घास के मैदान मुख्य रूप से सवाना, लेनोस, कैंपोस, पार्कलैंड ये सब हैं। अब देखिए, इसमें एक छोटा सा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पार्कलैंड किसे कहते हैं। तो कि पार्कलैंड उसे कहते हैं कि जहाँ पर वृक्षों और झाड़ियों के पास पास कहीं कहीं पार्कों की भांति, जैसे पार्क हैं होता है, वैसे ही वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं, तो इसको हम लोग, इन लोगों ने क्या नाम दे दिया, पार्कलैंड। तो ये एक छोटा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। सवाना, जहाँ घास की पत्तियाँ कड़ी, लंबी और चौड़ी होती हैं, ये पाए जाते हैं अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में। लेनोस अमेजन नदी के उत्तर में ओरिनिको नदी के क्षेत्र के पास पाया जाता है। कैंपोस अमेजन के दक्षिण में ब्राज़ील के भूभाग में। पार्कलैंड अफ्रीका में पाया जाता है। इन घास के मैदानों में मांसाहारी और शाकाहारी जीवों की प्रधानता होती है। दूसरा आ जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यह मैदान उन क्षेत्रों में हैं जो समुद्र से दूर हैं और जहाँ वर्षा अधिक नहीं होती, में ये जो मैदान है पाए जाते हैं। यहाँ की घास अधिकतर छोटी, कोमल और कम घनी होती है। इन प्रदेशों के कई ऐसे विस्तार हैं जिनमें एक भी वृक्ष नहीं मिलता। ये मैदानों के नाम हैं स्टेप्स एशिया और यूरोप में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पम्पास दक्षिणी अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। विशेषताएं क्या है, घास की प्रधानता, और एक भी वृक्ष नहीं उग सकते, वृक्ष केवल नदियों के किनारे ही दिखाई देते हैं। शीतोष्ण जलवायु है, जिसमें गर्मियों में मध्य तापमान और सर्दियों में ठंडा तापमान होता है। विभिन्न जानवर इसमें पाए जाते हैं। तेज दौड़ने वाले, घास खाने वाले पशु भी मिलते हैं।
महत्व क्या है? जैव विविधता। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। प्रेरी के मैदानों में तो इतना अधिक गेहूं पैदा किया जाता है कि उन्हें विश्व का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ मक्का और सोयाबीन भी उगाई जाती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि विश्व का खाद्यान्न भंडार का किसे कहा जाता है, तो आप उसको बता सकते हो कौन सा है? प्रेरी के मैदानों को। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? कि ये मैदान पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? वही मिट्टी का क्षरण, कि अगर ज़्यादा कटाई हो गई या ज़्यादा जानवरों ने चराई कर ली तो वो मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। अधिक चराई से होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी इन मैदानों की संरचना और कार्य प्रभावित हो सकते हैं। अब आता है आपका मरुभूमियाँ। मरुभूमि, जिसे रेगिस्तान भी कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और वनस्पति बहुत कम या नहीं होती। विश्व के संपूर्ण धरातल के लगभग 21,109 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात 15.86 पर मरुस्थल और 20,963 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात 15.65 पर अर्ध मरुस्थल क्षेत्र विस्तृत हैं। अर्ध मरुस्थल मतलब कि वहाँ पे कम मरुस्थल है, यानी कि हरियाली भी है। कुछ भाग हरियाली से भी है और कुछ भाग मरुस्थल का भी है। और ऐसे मरुस्थलीय क्षेत्र कर्क और मकर रेखाओं के निकट पाए जाते हैं। मरुभूमि में जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ विशेष प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? जल की कमी। पहली समस्या, रेत के तूफान। मरुभूमि में रेत के तूफान आते हैं जो जान और माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन भागों में दिन में गर्मी प्रचंड पड़ती है और रात्रि में बहुत तेज ठंडी पड़ती है तथा जल का वर्ष भर नितांत अभाव पाया जाता है। कुछ प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में है। लीबियन, ये भी उत्तरी अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलिया में है। नूबियन, जो उत्तरी अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन अरुणता, जिसे भी एक और नाम से जानते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। अरेबियन अरब प्रायद्वीप में है। सीरियन अरब प्रायद्वीप में। रब अल खली अरब प्रायद्वीप में है। गोबी मंगोलिया में है, जो चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। तक तकला माकन चीन में है। कराकुम तुर्कमानिस्तान में है। थार भारत में है। सोरोरन संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको में है। आटाकामा उत्तरी चिली में है। और काजिल कुम तुर्कमानिस्तान में है। अच्छा, मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्ण, जिसे हॉट डिजर्ट्स कहते हैं। दूसरा होता है शीत मरुस्थल, जिसे कोल्ड डिजर्ट्स कहते हैं। उष्ण मरुस्थल वनस्पति कैसी होती है? इनके अंतर्गत केवल वही वृक्ष उगते हैं जिनकी जड़ें बहुत ही लंबी और मोटी होती हैं, क्योंकि वो पानी की तलाश में ज़मीन में नीचे नीचे बढ़ती रहती हैं, जिससे मिट्टी की निम्नतम गहराई से भीतरी जल को ले सकें और उसे अपने मोटे भागों में, जो तने होते हैं, उसमें लोग संचित कर लेते हैं। कुछ वृक्षों की पत्तियों पर एक प्रकार का मोमी आवरण रहता है जो पत्तियों द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया को रोकता है। वाष्पीकरण अगर तेज होगा तो पेड़ जो है वो सूख जाएगा, तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कम करता है। कुछ के तनों पर नुकीले कांटे होते हैं जो उन्हें जानवरों द्वारा खाने से बचाते हैं। उष्ण मरुस्थलों की वनस्पति मुख्यतः 4 भागों में बांटी जा सकती है। पहला आता है शुष्क घास के मैदान, जहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान समाप्त होते हैं और मरुस्थल प्रारंभ होते हैं पाए जाते हैं। इन पर कौन कौन से वो रहते हैं? घास के नाम क्या है उनके? कुश, लता, सरपत जैसी घास उगती है। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ मरुस्थल समाप्त होकर भूमध्य सागरीय प्रदेश आरंभ होते हैं। ये झाड़ियाँ इन मरुस्थलों को केवल चारा प्रदान करती है। कांटेदार वृक्ष जैसे बबूल, कैर, खेजड़ा इन मरुस्थल के मध्य भाग के इधर उधर छिटके रहते हैं। मरुधानों के उपजाऊ भाग, जिसे हम ओएसिस कहते हैं, मरुस्थलों के आसपास के पर्वतों का जल मरुस्थल के मध्य भाग में प्राकृतिक स्रोतों के रूप में निकल जाता है। इसके चारों ओर खजूर, ताड़ आदि के वृक्ष अधिक पैदा होते हैं। विश्व में सबसे बड़े मरुधान अफ्रीका में नील नदी की घाटी में मिलते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से बन जाता है कि विश्व में सबसे बड़े
मरुधान कहाँ मिलते हैं? तो वो अफ्रीका में नील नदी की घाटी में मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका शीत मरुस्थलीय वनस्पति। यह यूरेशिया के सुदूर उत्तरी भागों में पाई जाती है। शीत ऋतु में भूमि बर्फ से ढकी रहती है, अतः कोई पेड़ पौधे नहीं उगते, किंतु जब गर्मी में बर्फ पिघलती है तो कई प्रकार की छोटी घासें उगाती हैं, जिनमें रंग बिरंगे कई किस्म के फूल भी खिल जाते हैं। लेकिन गर्मी के अंत होने के साथ इन घासों का भी अंत हो जाता है। घास के अतिरिक्त एक प्रकार की काई भी यहाँ पर पाई जाती है। कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ जैसे क्रॉनबेरी, काउबेरी, हार्टलबेरी, विली, सेज, सेवार, बिलबेरी, ब्लूबेरी आदि भी पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति अल्पकाल में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। अल्पकाल क्यों? क्योंकि ग्रीष्म आया तभी वो उगती हैं, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है उनका जीवन काल खत्म हो जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से।